हेलो एवरीवन, आई एम फहद सईद और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल फहद सईद को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज हम सब्जेक्ट और उसकी टाइप्स और ऑब्जेक्ट और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट एंड इट्स टाइप्स। The doer of an action is called subject। किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो ग्रामर के रूल्स के मुताबिक आप यानी कि उस काम को करने वाले सब्जेक्ट हैं। जैसे कि इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस काम को करने वाले हैं, इस वीडियो को देखने वाले आप हैं, तो इस वक्त आप सब्जेक्ट हैं। और वन दैट कॉजेज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई भी चीज या कोई भी शख्स जिसकी वजह से कोई भी काम हुआ हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट की जानिब बढ़ने से पहले ये बात आप याद रखें कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। वर्ब को भी हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो जेरेंट फॉर्म में होता है और उसको जानने के लिए आप आगे की वीडियोस देख सकते हैं। टाइप्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं। नंबर वन इज सिंपल सब्जेक्ट। याद रखें हर सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का बुनियादी यानी सबसे अहम पार्ट होता है। द बेसिक कंस्ट्रक्टिव यूनिट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का आगाज हमेशा सब्जेक्ट से ही होता है। सिंपल सब्जेक्ट आमतौर पे सिंगुलर इन नेचर होता है, यानी कि जब कोई भी काम करने वाला अकेला हो तो वो इंडिविजुअल हैसियत में कोई भी काम कर रहा हो तो उसे हम सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं, ही इज अ स्टूडेंट, शी इज एन एक्ट्रेस एंड आई एम बिजी राइट नाउ। इन तीन सेंटेंसेस में हमारा बेसिक कंस्ट्रक्टिव यूनिट क्या है? किसी भी काम को शुरू करने वाला, किसी भी सेंटेंस को शुरू करने वाला क्या है? ही, शी एंड आई। तो ये तीन हमारे सब्जेक्ट्स हैं और चूंकि ये इंडिविजुअल हैसियत में काम कर रहे हैं इसलिए हमारे सिंपल सब्जेक्ट कहलाएंगे। लेकिन अ सिंपल सब्जेक्ट कैन बी मोर देन वन वर्ड। सिंपल सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है। वो किस सूरत में? वो इस सूरत में कि अगर हमारा सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन हो। कलेक्टिव नाउन नाउन की ऐसी टाइप है जिसमें एक जैसे कई नाउन्स मिलकर एक नया नाउन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी। आर्मी में एक ही तरह के फौजी मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम आर्मी कहते हैं। इसी तरह आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, फायरमैन जैसे जिन्हें हम फायर फाइटर्स भी कहते हैं, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, पेरेंट्स। तो एक जैसी जॉनरा के लोग होते हैं ये, ठीक है। गर्ल्स में लाजमी बात है, गर्ल्स से बाहर तो कोई नहीं हो सकता ना। इसी तरह प्लेसेस को अगर हम देखें, द होम, द स्कूल, द ग्रोसरी स्टोर, तो एक जैसे हैं, सिमिलैरिटीज हैं इनमें, ठीक है। और थिंग्स में अगर देखें तो पेंसिल्स, बैकपैक्स, कार्स, तो ये एक से ज्यादा है लेकिन एक जैसे हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट सब्जेक्ट। अच्छा, कंप्लीट सब्जेक्ट again is the important part of the sentence, मेन वर्ड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का आगाज इसी से होता है लेकिन इसे समझाने के लिए हम इसके साथ किसी भी लफ्ज का इजाफा करते हैं ताकि बात को क्लियर किया जा सके। इट इंक्लूड्स अ मॉडिफायर दैट डिस्क्राइब्स इट। मॉडिफायर हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आप चीज में इजाफा करके, इस वर्ड में इजाफा करके इसको मजीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सको। इसके अलावा कंप्लीट सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि काम करने वाला कौन है और वो क्या काम कर रहा है। सो इट टेल्स अस हु और व्हाट इज डूइंग द एक्शन। जैसे आप सेंटेंस में देख सकते हैं, द मेन इन ब्लैक आर बैक। इस सेंटेंस में हमारे पास द मेन सब्जेक्ट है लेकिन उनको मजीद स्पेसिफाई किस तरह किया गया? द मेन इन ब्लैक करके।
और उन्होंने क्या काम किया? दे आर बैक, वो वापस आ गए। इसी तरह मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो इन द गार्डन। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है फ्लावर्स, लेकिन इसको मजीद स्पेसिफाई हमने किस तरह किया? बाय एडिंग मैनी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो उससे हमारा वर्ड मजीद क्लियर हो गया, हमें समझ आ गई कि किनकी बात हो रही है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स की, क्योंकि कैक्टस भी एक फ्लावर है, ठीक है, एक प्लांट की टाइप है, बट दैट इजंट ब्यूटीफुल। अच्छा, तो फ्लावर्स ने क्या काम किया? व्हाट दे आर डूइंग? दे आर ग्रोइंग इन द गार्डन। अच्छा, इसी तरह अगर हम विजुअल में देखें तो ऑल द वर्ड्स इन द सब्जेक्ट मेक अप द कंप्लीट सब्जेक्ट। जितने भी वर्ड्स हम कंप्लीट सब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी, तो वो मिलके हमारा सब्जेक्ट बनाते हैं। बल्कि जबकि रिमेनिंग जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम प्रेडिकेट कहते हैं। नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट? Predicate is the part of the sentence other than subject। जब आप किसी भी जुमले से सब्जेक्ट को निकाल दें तो उस जुमले का बाकी बच जाने वाला हिस्सा हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो आपको यहाँ पे एक टेबल में चार सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे और ये चारों आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप देखिए ग्रीन स्नीकर्स, अब देखिए स्नीकर्स कई कलर के होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफाई किस तरह किया? बाय एडिंग ग्रीन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ग्रीन स्नीकर्स आर ऑन सेल, आर ऑन सेल इज आवर प्रेडिकेट। हु वांट्स अ पेयर? अब सवाल किया जा रहा है हु, तो यहाँ पे सवाल बनता है कि हु तो एक ही वर्ड है, तो एक कंप्लीट सब्जेक्ट कैसे हुआ? तो ये इस तरह हुआ क्योंकि हु आप सिर्फ लिविंग बीइंग्स के लिए यूज करते हैं, जो जिंदा चीजें हों, चाहे वो जानवर हों चाहे पौधे हों। पौधों के लिए नहीं, लेकिन जो जानदार हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, उनके लिए आप वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माई फ्रेंड डज, अब आंसर दिया जा रहा है हु वांट्स अ पेयर, माई फ्रेंड डज, माई फ्रेंड वांट्स अ पेयर। ठीक है, तो उसमें फ्रेंड्स तो कई होंगे बट माई फ्रेंड। और लास्ट है एवरी वन इन द स्कूल। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि स्कूल में हर कोई उसे चाहता है, तो वो एवरी वन इन द स्कूल हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, जबकि प्रेडिकेट बन जाएगा इज वेयरिंग ब्राइट शूज। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास लास्ट टाइप है सब्जेक्ट की, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब कंपाउंड वर्ड जो है ये हम केमिस्ट्री में भी कई बार सुनते हैं और इंग्लिश का तो ये वर्ड है ही। व्हाट इज कंपाउंड? तो कंपाउंड हम ऐसे वर्ड को कहते हैं कि जब दो मुख्तलिफ चीजें मिलकर एक नई चीज बनाएं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मिलकर एक नया सब्जेक्ट बनाए, उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस हैविंग टू और मोर सब्जेक्ट्स, जब किसी भी सेंटेंस में दो या उससे ज्यादा सब्जेक्ट हों, लेकिन लाजमी नहीं कि वो सब्जेक्ट्स एक जैसे ही हों, वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, तो उनको मिला के हम जब एक सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। और इनको हम ज्वाइन किस तरह करते हैं? लाजमी बात है, दो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी तो उनको ज्वाइन भी तो करना है ना। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम एंड, और, या फिर नॉर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉर हम इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंस में, जबकि और एंड हमारे पास जनरल सेंस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किंग एंड क्वीन एंटर द कासल। किंग एक अलग है जॉनरा, जेंडर एक अलग है, क्वीन अलग जेंडर है। इनको जब ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग द वर्ड एंड, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाएगा, किंग एंड क्वीन। इसी तरह ही और शी कुड स्पीक द ट्रूथ। ही अगेन अलग जेंडर है, शी अलग जेंडर है, इनको ज्वाइन किया बाय एडिंग द वर्ड और, तो ये बन गया ही और शी, और ये हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। इसी तरह मजीद एग्जांपल्स देखें एंड की, तो आप देख सकते हैं जेम्स एंड हिज फ्रेंड्स वर वॉलंटियरिंग एट द फायर डिपार्टमेंट। जेम्स और उसके दोस्त फायर डिपार्टमेंट यानी कि फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में वॉलंटियर रजाकाराना तौर पे काम कर रहे थे। तो जेम्स एक अलग है, हिज फ्रेंड्स अलग हैं, उनको ज्वाइन किया बाय यूजिंग एंड, और ये हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। इसी तरह और की एग्जांपल देखें तो ईदर ही और हिज डॉग्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। तो यहाँ पे ईदर वर्ड जो हम यूज करते हैं, ये बात आप याद रखें, ईदर हम यूज करते हैं इन अ पॉजिटिव वे, जबकि नीदर को हम यूज करते हैं इन नेगेटिव सेंस।
तो जब ईदर आ जाए तो ईदर का मतलब होता है या फिर, या तो ये या फिर वो, आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं। तो हम कह रहे हैं ईदर ही, या वो, और हिज डॉग्स, या उसके कुत्तों ने, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, इस तबाही के जिम्मेदार थे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि एस यूज हो रहा है पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब वर है। लेकिन जब हमने यहाँ पे सिंगुलर कर दिया तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो गया, ईदर ही और हिज डॉग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। इसी तरह नॉर को जब देखते हैं तो नीदर द कोच नॉर द प्लेयर्स वर गिविंग इंटरव्यूज, ना कोच और ना खिलाड़ी इंटरव्यू दे रहे थे। तो यहाँ पे देखिए प्लेयर्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअलिटी आ गई है कोच, क्योंकि कोच सिंगुलर होते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड इट्स टाइप्स। ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट इज क्वाइट ऑपोजिट टू दैट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बिल्कुल उल्ट होता है ये बात आप ज़हन में रखिए। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम को वसूल करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, जो भी चीज, कोई भी चीज जो किसी भी काम को अपने ऊपर बर्दाश्त करती है। जैसे इस वीडियो की मिसाल लें तो आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो यू आर डूअर ऑफ एन एक्शन, आप सब्जेक्ट हैं। जबकि आप ये वीडियो किस पे देख रहे हैं, आप ये वीडियो अपने पीसी पे देख रहे हैं, मैकबुक पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो वो आपका रिसीवर है, वो आपका इस वक्त ऑब्जेक्ट है। या फिर ऑन विच एनी एक्शन इज डन, कोई भी चीज जिस पे कोई काम किया जाता हो या फिर जिसे सब्जेक्ट इस्तेमाल करता हो, उसे भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और याद रखिए जब हमने सब्जेक्ट की बात की तो मैंने कहा सब्जेक्ट जुमले के आगाज में आता है, तो ऑब्जेक्ट आमतौर पे जुमले के इख्तिताम यानी कि जुमले के एंड में आता है, और ये भी आमतौर पे नाउन या प्रोनाउन होता है। वर्ब उसी सूरत में ऑब्जेक्ट बन सकता है जब वो हमारे पास जेरेंड की फॉर्म में हो, तो वो इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप वर्ड से ही समझ चुके होंगे कि ये क्या है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर डायरेक्ट काम किया जा रहा हो। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज द थिंग बीइंग एक्टेड अपॉन। वर्ब हमारे पास याद रखें, जब आप बात करते हैं ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे जो वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें एक्शन जाहिर किया जा रहा हो, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ बता रहे हो सब्जेक्ट की पार्टिसिपेशन किसी भी रिएक्शन के तौर पे। रिएक्शन कौन से हो सकते हैं, कोई भी फीलिंग्स हो सकती है, जज्बात का इजहार हो सकता है। तो उस सूरत में हम इंट्रांजिटिव वर्ब यूज करते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब हम वहां यूज करते हैं जहां पे आप एक्शन को जाहिर करें। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। इनका आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बहुत काम होता है। जुमले में आप, क्योंकि वहां पे आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो वहां पे वही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन सकता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना ही आसान भी है। तो सिंपली आप इतना समझ लें, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जिसपे हमारा सब्जेक्ट डायरेक्टली काम कर रहा हो, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप समझ सकते हैं आवर कैट। अब आवर कैट इज हमारा सब्जेक्ट, कॉट अ माउस। आवर कैट कॉट, कॉट क्या है हमारे पास वर्ब, उसने क्या काम किया, उसने पकड़ा। अब किसे पकड़ा, कॉट व्हाट, कॉट अ माउस। और अब माउस चूंकि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरह द बॉस सॉ हर इन टाउन, बॉस ने उसे टाउन में देख लिया। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है द बॉस, एक्शन हमारा है सॉ, उसने देखा, किसे देखा, उसे देखा। अब उससे डायरेक्टली शी इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय गेटिंग नोटिस बाय द बॉस, वो बॉस की नोटिस की जाने से इन्फ्लुएंस हो रही है। वजह कहीं भी कोई भी हो सकती है, सेंटेंस के लिहाज से अगर देखें तो हो सकता है कि वो बॉस से झूठ बोल के निकली और बॉस ने उसे टाउन में देख लिया, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा उससे अफेक्ट हो रहा है।
और अगला है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिएक्शन रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब देखिए प्लेयर्स हमारे पास दो हैं, इसमें दो चीजें हमारे पास काम कर रही हैं, एक है सब्जेक्ट एक है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया, और जब हम न्यूटन की थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करें तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज पे काम करें तो वो अपना कोई रिएक्शन देगी। ठीक है, तो वो रिएक्शन जिस चीज पे आता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो द ऑब्जेक्ट दैट bears द effect ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हेल्प करती है सब्जेक्ट की डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम करने में। किस तरह काम करने में, आप आगे आने वाली एग्जाम्पल में इसको मजीद बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन ये बात याद रखें, आपने अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो सबसे पहले आपको उस सेंटेंस में मौजूद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा। उसे ढूंढे बिना आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढ सकते। और इसकी आमतौर पे पहचान इस तरह है, इट ऑफन कम्स आफ्टर टू एंड फॉर। टू और फॉर आप जैसे कि जानते हैं प्रीपोजिशंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे पहचान सकते हैं कि ये जुमले में टू या फिर फॉर के बाद इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो को आप, इस पिक्चर को आप गौर से देखिए और इससे एक सेंटेंस क्रिएट करने की कोशिश करें जिसमें आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ रहा हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। आपको इस पिक्चर में हर सब कुछ मिलेगा। चलिए हम कोशिश करते हैं। अब इस पिक्चर में हमें एक बच्चा नजर आ रहा है और एक फीमेल नजर आ रही है, और बच्चे के हाथ में हमें फूल नजर आ रहा है। तो लेट्स सपोज दिस इज अ स्टूडेंट एंड शी इज अ टीचर। सो वी कैन से द स्टूडेंट gave flowers to the teacher. The student gave flowers to the teacher. अब इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हमारा है फ्लावर्स, वर्ब हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं गिव। द स्टूडेंट गिव फ्लावर्स टू द टीचर। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली अफेक्टेड क्या चीज है इस सेंटेंस में, दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर्स हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जबकि इनडायरेक्ट उससे इन्फ्लुएंस्ड क्या चीज हो रही है, डायरेक्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ज्यादा मुतासिर क्या चीज हो रही है, द टीचर। द टीचर इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होपफुली आपको इससे समझने का मौका मिला होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, नीचे लगे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मी फहद सईद साइनिंग ऑफ। थैंक यू।